अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम आज लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जरबेरा की फसल से लाखों की आय, एक सफल किसान का अनुभव। बैगन की फसल में उकठा रोग का समाधान। दुधारू पशुओं के पालन में देखरेख का महत्व। आज खेती केवल जीविका का साधन ना होकर व्यवसाय का रूप ले रहा है। इसीलिए आज के समय में किसान कम जगह और कम समय में पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में सब्जी से लेकर फूलों तक की खेती करके लाखों की आय अर्जित कर रहे हैं। और इसी तरह के सफल किसान खेती को एक नई दिशा भी प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं सफल किसानों में ग्राम मीरपुर जिला हरिद्वार के प्रगतिशील किसान केपी सिंह भी हैं, जो कि पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती कर रहे हैं। तो आज आपको उन्हीं से मिलवाते हैं और जानते हैं झरबेरा फूल की खेती से किस तरह से उन्हें मिलता है लाखों का आमदनी। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने जब कुछ पॉली हाउस हरिद्वार देहरादून ज़िले में देखे तो मेरा मन भी अपनी जो पैतृक ज़मीन थी उस पर यह हुआ कि जहां हमारी पैतृक ज़मीन पर गेहूं, धान, गन्ने और दूसरी सब फसलें हो रही थी, उनमें कोई ख़ास मुनाफा नहीं था और मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने अपने लगभग 2000 स्क्वायर मीटर पर पॉली हाउस मार्च 2012 में बनाए। उस टाइम उत्तराखंड सरकार द्वारा पॉली हाउस पर सब्सिडी दी जा रही थी। मैंने ये अप्रैल 2012 में 2016 स्क्वायर मीटर के 2 पॉली हाउस बनाए और उसमें जरबेरा फूल का पौधारोपण किया। और 2016 स्क्वायर मीटर में लगभग हमने 12,800 पौधे लगाए, जिसमें से 10% पौधे नष्ट हुए और शेष 11,520 पौधों से लगातार इन्हें फूल का उत्पादन मिल रहा है। जो ये मैंने पौधारोपण किया पूरा 2012 से आज तक पूर्ण रूपेण बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इस वर्ष प्राप्त उत्पादन की यदि बात करें तो इन्हें 11,520 पौधों से प्रति पौधा 45 फूल उत्पादन की दर से कुल फूल का उत्पादन 5,18,400 हुआ। प्रति फूल 4 रुपए के औसत मूल्य से बिका। इस प्रकार इन्हें कुल आय 20,73,600 रुपए प्राप्त हुआ। यदि इसमें से इनकी चल लागत जो कि खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक, सिंचाई, फसल सुरक्षा, परिवहन और विपणन के रूप में प्रति वर्ष लगभग 6,50,000 रुपया आता है। इसे घटाने पर इनकी कुल आय 2000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस से 14,23,600 रुपये प्राप्त हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ लगभग 2016 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस बनाने के लिए लगभग 18 से 21 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी कि एक पॉली हाउस के बनाने में लगभग 11 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें लगभग 25 to 40% की सब्सिडी मिल जाती है। जो ये उत्पादन होता है, मेरा पहले साल का उत्पादन लगभग
12.5 लाख रुपए हुआ और 2 साल में मुझे पूरा का पूरा जितना मेरा पैसा लगा हुआ था वो पूरा मिल गया लगभग 18 महीने में। और 18 महीने के बाद जो भी उत्पादन हुआ वो मेरा शुद्ध मुनाफा है। और इसमें आपको जो मुनाफा है वो जो दूसरी फसलें हैं, गेहूं, धान, गन्ना, उन सब से अच्छी फसल होती है। और 4 साल के बाद में आपका स्ट्रक्चर भी एज इट इज रहता है। और उसे अगर 4 साल के बाद आपको दूसरे कोई भी इसमें व्यवसाय करना हो, फूल लगाने हो, सब्जी लगाने हो, तो वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो पॉली हाउस का खर्च है, जो ड्रिप का खर्च है, वो आपको बच जाएगा। सिर्फ आपको मिट्टी में, खाद में जो भी खर्च करना होगा वही छोटे से खर्चे के साथ में तुरंत आप दोबारा से इसमें फूलों की खेती या सब्जियों की खेती लगा सकते हैं और उससे आप फिर उससे भी दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। पहले इसकी ज़मीन की जुताई अच्छी तरह से की, उसे समतल किया, उसमें गोबर का खाद मिक्स किया, उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन किया और जो पॉली हाउस बना उसके बाद में हमने इसके बेड बनवाए और बेड बनाने के बाद फूलों की पौधों की निरुपाई की। उसके बाद ये लगभग पौधे लगने के 2 महीने बाद हमारा फूल में बडिंग स्टार्ट होगी और 2.5 महीने बाद हमारा उत्पादन शुरू हो गया। इसमें विशेष ध्यान भाइयों देखना होता है कि जब हम इसमें पौधों की रोपाई करें उस टाइम किसी तरह की कोई मिट्टी, कोई खाद उनकी जड़ों में न रह पाए। फिर पौध लगाते हुए हम लगभग 50 ml 50 मिलीलीटर पानी हर एक पौधे में देते हैं। अगले दिन फिर हम लगभग 50 ml पानी इसमें देते हैं। उसके बाद एक दिन छोड़कर 3rd डे हम फिर इसमें उसी तरह पानी देते हैं। 5 दिन लगातार हम इसमें 50-50 ml पानी देते रहते हैं। उसके बाद फिर हम 5 दिन के बाद फव्वारों से इसकी सिंचाई करते हैं। जब लगभग पौधा 3 हफ्ते का हो जाता है तो हम इसमें ड्रिप सिस्टम से इसमें पानी देने लगते हैं। बीच बीच में हम अगर इसमें किसी तरह का फंजीसाइड लग जाए तो हम COC, बावस्टीन या कोई अन्य दवाई जिससे कि जो भी फंजीसाइड के लिए उपयुक्त होती है उसका घोल बनाकर ड्रिंचिंग के हिसाब से इसमें इसकी हर एक जड़ों में हम डालते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रेंट इसमें डालने होते हैं वो भी लगभग 1 महीने बाद हम इसमें आधा ग्राम पर लीटर का घोल बनाकर उसको हम ड्रिप सिस्टम के द्वारा इसकी जड़ों में देते हैं। इस तरह हमारा पौधा लगभग जब 1.5 से 2 महीने का हो जाता है तो इसमें बडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में उत्पादन शुरू हो जाता है। उत्पादन देखने के लिए कि जो हमारा सर्वोत्तम उत्पादन है, हमारी जो स्टेम की साइज है 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फूल का डाया लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस तरह जब हमारा फूलों की स्टैम्प और फूलों का साइज उपयुक्त हो जाए तब हम इन्हें तोड़ने लगते हैं। हाँ भाइयों, मैं आपको इस बारे में एक सलाह और देना चाहता हूँ कि जब भी इसकी आप कटिंग करें या फूलों की तोड़ाई करें वो सुबह सुबह अर्ली आवर्स में 8 बजे से पहले तोड़ लें, क्योंकि उसके बाद फूलों की जो स्टेम होती है, जो डंडी होती है, वो थोड़ी गर्माहट होकर नरम हो जाती है और नरम होने पर वो जड़ से नहीं टूटती है और फूल खराब होने का चांस रहता है, पौधों की जड़ खराब होने के चांस रहती है। और तोड़ने के बाद इसे हम पॉलीथीन के, जो कि 3 बाई 4 के साइज की पॉलीथीन होती है, उसमें पैक करते हैं। फिर 10-10 के बंडल बनाते हैं। 10-10 के बंडल बनाने के बाद जो इसका बॉक्स होता है, बॉक्स का साइज 1 मीटर 600 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है, 1 मीटर लंबाई होती है और लगभग 450 की ऊंचाई होती है। उसमें हम लगभग 50 बंडल या 60 बंडल का पैक करके इसकी मंडी नियरेस्ट मंडी या हमारे नॉर्थ इंडिया की जो सबसे बड़ी मंडी है वो गाजीपुर फूल मंडी है, वहाँ हम ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं और वहाँ ये हमारा फूल एक अच्छी आमदनी हमें देता है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसी पैदावार है कि लगभग 2000 स्क्वायर मीटर में मेरा
महीने में लगभग 25 दिन मैं इनकी लगातार इसकी तुड़ाई करता हूँ। 3-4 दिन के बाद में 1 दिन का गैप दे देता हूँ और फिर ये 3-4 दिन रहते हैं। इस तरह मुझे पूरे लगभग 25 दिन फूलों की पूरी पैदावार मिलती है। और अगर इसकी देखरेख अच्छी तरह से की जाए तो ये 25 दिन आपको अच्छी पैदावार दे सकता है। तीसरे, जब भी आपको इसमें कोई विशेष प्रकार की बीमारी दिखाई दे तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आपका उद्यान विभाग है उससे संपर्क करें, वो आपको इसमें कुछ ना कुछ सहायता देगा। या मेरा नंबर है 9837099339। मुझ पे आप दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। जितनी भी आवश्यकता होगी, जितनी मुझे नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, उसके हिसाब से मैं आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहूँ। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बैगन की फसल में उकठा रोग का समाधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बैगन की खेती कर किसान अच्छी आय अर्जित करते हैं और जिन किसानों ने बैगन की फसल लगाई होगी उनके लिए जरूरी है कि इस फसल में लगने वाले रोगों के प्रति वो सचेत रहें, नहीं तो इसमें लगने वाले रोग उकठा के कारण भारी नुकसान होगा। इसीलिए इसमें लगने वाले रोग उकठा के कारण, लक्षण और निवारण पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK सिंह। किसान भाई, अभी आपके प्रक्षेत्र पर बैगन की खेती किया गया भी है और नया रोपनी भी करने की तैयारी चल रही है। तो इस समय आप किसान भाई देखेंगे जो पहले से बैगन आप लगाए हैं या जो लगाने वाले हैं, इसमें एक कॉमन बीमारी है। वह बीमारी का नाम है जीवाणु उकठा रोग, जिसको बैक्टीरियल विल्ट भी कहा जाता है। इस बीमारी को जो जीवाणु काउज करता है उसका नाम है सीडोमोनास सोलेनेसियरम। आप देखेंगे कि ये जो जीवाणु है मिट्टी में उपलब्ध रहता है और पौधों के जो कोमल जड़ हैं, जो टर्सरी जड़ हैं, जिससे कि पोषक तत्व लेते हैं, या जो मेन जड़ है, उस जड़ को बैक्टीरिया काउज करता है और उसको गलाता है, सड़ाता है। फिर पूरे पौधा अचानक सूख जाता है और गल जाता है। आप उस प्रभावित पौधे को उखाड़ेंगे, बीच में चीरा लगाकर साफ शीशे के गिलास में साफ पानी रखकर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उस प्रभावित जड़ को हटाकर गिलास में रखे पानी को हिलाएंगे तो पानी का रंग दुधिया हो जाएगा। तब समझ जाएं कि आपका फसल जीवाणु रोग से ग्रसित है। किसान भाई, इस तरह का जो आपका खेत में लक्षण दिखाई देता है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो प्रभावित पौधे हैं वो पौधे तो फिर आप जीवित नहीं होंगे। एक पौधे यदि प्रभावित हैं, आप छोड़ देंगे तो उसके आसपास के जितने पौधे हैं वह प्रभावित होगा जीवाणु से। इसके कई एसोसिएट होते हैं या एसोसिएशन होता है। निमेटोड बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, या आप जो निकौनी कमौनी करते हैं उस जड़ को कोड़ते हैं तो जो खुरपी में, कुदाली में बैक्टीरिया लगता है, फिर प्रभावित जो स्वस्थ पौधा है उस वहाँ तक पहुँच जाता है। या जो आप सिंचाई करते हैं तो एक जगह बैक्टीरिया है तो पानी के बहाव में दूसरी जगह भी चला जाता है उसका सेल और जड़ को प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से आप किसान भाई एक चीज़ जान लें कि प्रभावित पौधे को मिट्टी सहित एक कंतरा में या कढ़ाई में उसको मिट्टी से उठा लें, खेत के बाहर उसको आग लगाकर आग के हवाले कर दें। तत्पश्चात आप जिस कुदाली से, खुरपी से उखाड़े हैं उस कुदाली खुरपी को अच्छा से उसको साफ कर लें पानी में। उसके बाद फिर आप निकौनी कमौनी में उस औजार को काम में लाएं। उसके बाद ये ध्यान देने वाली बात है कि आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ब्लैटॉक्स 50 या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ बेविस्टिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लगभग
50 से 100 मिलीग्राम आपको देना है 1 लीटर पानी में, और 1 लीटर पानी में आपको लगभग 1 ग्राम बेविस्टिन देना है। और उसके प्रभावित पौधे या जो आपका जहां पर प्रभावित जो खेत हो गया बैक्टीरिया से, उस खेत के सभी पौधों को, जड़ को आप उस घोल से उपचारित कर दें। फिर 10 से 12 दिन के बाद आप उपचारित करें तो आपका यह रोग फैलने से रुकेगा और जो बचे पौधे हैं वह स्वस्थ होगा। इसके पहले ध्यान देने की बात यह है कि जो बैगन आप लगाते हैं उस बीज को बीज स्थली में उपचारित आप किए कि नहीं। उपचारित नहीं किए तो आगामी जब ऐसा प्रयोग करेंगे तो जरूर उपचारित करके लगाएं। बेविस्टिन के घोल में उपचारित करें, बैक्टीसाइड के घोल में उपचारित करें। उसके बाद आपको करना है कि जो जड़ उखाड़ते हैं रोपने के लिए, उस जड़ को भी आप स्टेप्टोसाइक्लिन और बेविस्टिन का घोल बनाकर उसमें आप आधा घंटा जड़ को छोड़कर रोपनी करें। तत्पश्चात आप देखेंगे कि आपका फसल ये प्रभावित होने से बचा। उसके पहले यदि सस्टेनेबल टेक्निकल अपनाते हैं जिसमें कि टिकाऊ खेती होता है, कम दवा और अधिक जैविक खाद या जैविक रसायन का प्रयोग करें, तो उसमें जैसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हुआ, नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड हुआ, ये सब का प्रयोग आप करेंगे तो आपका गुणवत्तायुक्त फसल भी होगा, वातावरण पर्यावरण भी। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुधारू पशुओं के पालन में देखरेख का महत्व। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दुधारू पशुओं की देखरेख में अगर कुछ कमी रह गई तो कुछ न कुछ समस्या के कारण दूध उत्पादन प्रभावित होता है। इसीलिए आवास आहार प्रबंधन के साथ साथ देखरेख उचित ढंग से की जाना बेहद जरूरी है, अन्यथा ये व्यवसाय घाटे की तरफ चला जाता है, जिसके कारण पशुपालकों को हानि उठानी पड़ती है। अतः दुधारू पशुओं का किस तरह से देखरेख करनी है, इसकी जानकारी दे रहे हैं SM मीणा। पशु प्रबंधन एक कला है। अगर इसको आप वैज्ञानिक तरीके से करें तो आप जो बीमारियों पर, अक्सर बीमारियों पर ज़्यादा खर्चा पशुओं पर आ जाता है, जिससे कभी कभी हम मुनाफे की जगह आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर आप बीमारी का प्रबंधन पहले से ही करें, अगर बीमारी पर आप आने से पहले ही ध्यान दे दें, तो हो सकता है कि आपकी बीमारी कम से कम आपके पशु बाड़े में आए। इसके लिए मैं आपको किसान भाइयों कुछ टिप्स बताना चाहता हूं ताकि बीमारी से पशुओं को, जो बीमारी है उनसे कैसे बचाया जाए। इसके लिए जो मेरा प्रथम बिंदु है आपके लिए वो है बाड़े की स्वच्छता। सारी बीमारियों की जड़ गंदगी होती है। जो वायरस से, जो बैक्टीरिया, जो प्रोटोजोआ से जनित जो बीमारियां हैं, जो संक्रामक बीमारियां हैं, वो बाड़े के अंदर से ही पशुओं में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले आप स्वच्छता का ध्यान रखें। दिन में बाड़े को कम से कम 2 बार आप सफाई रखें। मल मूत्र जो है उसकी सफाई रखें। किसी तरह का वहां पर जो गंदगी है, फफूंदी है, उसको आप साफ रखें। तो पहला बिंदु आपका ये होगा। दूसरा बिंदु आता है कि अगर आपका जो बाड़े के अंदर समय समय पर कीटनाशक और जीवनाशक दवाइयों का छिड़काव करें, ताकि जो वायरस से, जो विषाणु, जो खतरनाक प्रोटोजोआ वहाँ पर हैं, उनका बिल्कुल वो नष्ट हो जाएं। ताकि क्योंकि यही कीट जब पशु को काटते हैं तो इनके संक्रामक जो बीमारियां हैं, विषाणु जनित जो बीमारियां हैं, वो रक्त के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बीमारी का कारक बन जाती हैं। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। तीसरा आता है पानी जो आप यूज कर रहे हो, पशुओं के लिए जो पानी पिला रहे हो, उसकी शुद्धता का जरूर ध्यान रखें। अगर संक्रमित पानी आपने पिला दिया तो पेट में पानी जाने के बाद बीमारियों का एक कारक बन जाता है। इसलिए समय समय पर आप पानी का क्लोरीकरण जरूर कराएं, ये बात आप ध्यान रखें। चौथा बिंदु आता है, अगर आपका बाड़ा पक्का है
तो आप फिनाइल से उसको जरूर धोएं। गांव के अंदर लोग मैंने देखने को आता है कभी फिनाइल का उपयोग लेते ही नहीं है, और फिनाइल का जब तक आप उपयोग नहीं लेते हो तो जो बरसात के मौसम के अंदर या जहाँ पर ज़्यादा पानी फैलता है बाड़े के अंदर, वहाँ पर वो गंदगी हो जाती है, वायरस और विषाणु उसमें और मच्छर उसमें हो जाते हैं और वो बीमारियों के वाहक बन जाते हैं। तो इसलिए आप उसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद पशु जब ब्याता है तो उसके बछड़े को गांवों में खीस नहीं पिलाते हैं। खीस आप अवश्य पिलाएं, क्योंकि खीस के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, अर्थात बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, तो उसको आप जरूर पिलाएं। समस्या ये रहती है साहब कि अगर हम खीस को पिलाएंगे तो पडेरू मर जाएगा, हमारा बछड़ा मर जाएगा। मैं आपको सलाह देता हूं भाइयों, किसान भाइयों, आप उसके वजन का 10वां हिस्सा पिलाएं, किसी हालत में नहीं मरेगा, उसका आमाशय का विकास होगा और उसमें प्रतिरोधक क्षमता आएगी, आगे जाके बहुत अच्छा पशु बनेगा। इसके अलावा जब पशु बीमार हो जाता है तो आप उसको तुरंत प्रभाव से नजदीक के पशु चिकित्सक के पास लेके जाएं। इसके अलावा क्या है कि आप समय समय पर कीड़े मारने की दवा, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं, एल्बेंडाजोल भूखे पेट में दें आप, और उसको साल में आप 3 बार दें, यानी हर 4 महीने में दें, तो पीठ के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। तो आपका दूध उत्पादन पर जो विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि कीड़े मारने की दवा के अभाव में क्या होता है कि पशु को जितना चराते हैं उसका 40% वो कीड़ा खा जाते हैं, तो वो आपको बहुत नुकसान होता है, आपकी आर्थिक क्षति होती है। इसके अलावा अगला बिंदु आता है कि आप समय समय पर पशुओं का टीकाकरण कराएं, जो होली के बाद और दीपावली के बाद सरकार का उपक्रम चलता है, पशुपालन विभाग इसको फ्री में आपको टीकाकरण करवाता है। आप इस बात का ध्यान रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है छपिया गोंडा के जैनेन्द्र राजभर ने। आपने मांस वाली तथा अंडा देने वाली मुर्गियों के खान पान प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आहार जो है ये पशुपालन में या मुर्गी पालन में ऐसा जो है चीज है कि जिस पे 70% या इससे अधिक का खर्चा होता, और इसी से ही जो है सेहत की बात होती है कि जितना भी न्यूट्रिशन जो है अच्छा होगा उतनी बीमारियां भी कम लगेंगी, और प्रोडक्शन जो है हमारा, चाहे अंडे का उत्पादन हो या मांस का उत्पादन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यदि हम मांस वाली मुर्गियों की बात करें, पहले इनको भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं आहार की दृष्टि से, कि जो पहली हैं उनको हम स्टार्टर कहते हैं, और ये 0 से 3 हफ्ते तक का उम्र इनकी होती है। और इसमें मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि जो बाजार में उपलब्ध जो हमारे फीड्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल करें, चूंकि उसमें ये बड़ी नाजुक होती हैं मुर्गियां इस स्टेज पे, और उनको जो है विटामिन्स, प्रोविटामिन्स, मिनरल्स जो हैं तो काफ़ी टेक्निकल है ये, तो वो बाजार से ही लें। 3 हफ्ते के बाद जो है फिनिशर जिसको हम स्टेज कहते हैं, ये 3 से 6 हफ्ते और 6 हफ्ते बाद हम इन मुर्गों को बेच देते हैं। इस समय इनका वजन जो है 1.25 किलो के लगभग होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, फिनिशर में हम ऊर्जा की मात्रा जो है बढ़ा देते हैं और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम कर देते हैं स्टार्टर से। तो इसमें किसान भाइयों को अगर सस्ते आहार जो है बनाने हैं तो इसमें वो कंसंट्रेट जो है ले सकते हैं, और उसमें जो है आधा कंसंट्रेट और आधी मक्का, पीली मक्का जो है दल के उसमें मिला दें तो आहार इससे सस्ता पड़ेगा, और हमारे जो मुर्गे हैं इनकी ग्रोथ भी जो है अच्छी होगी। तो इस तरह से हम इनमें आहार प्रबंधन करते हैं, और 42 से 45 दिन के बीच में इनको जो है बिक्री कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ये खाते ज़्यादा हैं
और वजन कम बढ़ता, तो फीड एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो किसान भाइयों को चाहिए या मुर्गी पालकों को कि जैसे ही जो है 40 से 45 दिन के बीच में जो है इनको बिक्री कर देना चाहिए। जो हमारी अंडा देने वाली मुर्गियां हैं इनको हम आहार की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटते हैं कि पहली को हम कहते हैं स्टार्टर, ये 0 से लेकर 8 हफ्ते तक जो है रहती है। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि क्रूड फाइबर की मात्रा 5% से ज़्यादा ना हो और एनर्जी और प्रोटीन जो है ये 2200 से 2400 किलो कैलोरी और प्रोटीन जो है वो 20-21% होनी चाहिए। तो ये आहार जो है हमारा 8 हफ्ते तक चलता। इसके बाद में ग्रोवर स्टेज आ जाती है, प्रोटीन की मात्रा जो है कम कर देते हैं और क्रूड फाइबर की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो इससे जो है ये हमारी 17 वीक तक जो है ये ग्रो करती रहती हैं और 17 वीक के बाद जो है फिर लेयर स्टेज में आ जाती हैं पुलेट जो हैं। और ये लेयर स्टेज में हमें एक ध्यान रखना है कि इसमें आहार में जो है हम सेल ग्रिट भी जो है इस्तेमाल करते हैं कि जिससे अंडे की कवरिंग जो है वो बनी रहे। तो 1% सेल ग्रिट भी इसमें मिलाते हैं। और जो क्रूड फाइबर है हमारा रेशा, इसको हम 10-12% तक ले जाते हैं कि जिससे जो है फीड की कीमत भी कम हो जावे और हमारी मुर्गियां जो हैं उनका वजन भी मेंटेन रहे। तो ये आहार जो है इनका लेयर्स का ये काफ़ी सस्ता पड़ता, क्योंकि इसमें सेल ग्रिट मिलाने से और आपका फाइबर रेशा बढ़ने से आहार की कीमत जो है वो कम हो जाती है। तो प्रोटीन इनमें हम इनके भोजन में 17-18% रखते हैं और जो हमारी ऊर्जा की जो मात्रा है वो 2200 से 2400 किलो कैलोरी रखते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फलन की अवस्था पर आंवले के बाग का प्रबंधन, पौधों के रोपण के लिए इजी प्लांटर यंत्र पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।